मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बोले सीएम योगी, कहा यह गीत राष्ट्र प्रथम की भावना को जगाता है। जेल से निकलने के 44 दिन बाद अखिलेश से मिलने लखनऊ आए आजम। मुलाकात के बाद भावुक दिखे आजम खान। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मस्जिद पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी संशोधन अर्जी। एकल पीठ ने मंदिर पक्ष से मांगा जवाब। सहारनपुर में एमबीबीएस डॉक्टर आदिल अहमद को जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से कनेक्शन। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। और गोरखपुर में पकड़ी गई काले धन की बड़ी खेप। वैशाली एक्सप्रेस में 1 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया आरोपी। बिहार चुनाव में खपाने के लिए ले जाई जा रही थी रकम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के जालौन से। हम खबर, जहां सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवा किसान की मौत हुई है। किसान वीरू सिंह चंदेल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। खेत से वापस घर लौट रहा था मृतक किसान। आपको बता दें, गांव में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के पिथौपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो गांव में घटना के बाद मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस बीच किसान वीरू सिंह चंदेल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। आपको बता दें, यह घटना कहीं ना कहीं परिवार पर आघात के रूप में सामने आई है। खेत से वापस लौट रहा था युवक किसान। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर, जहां डेड बॉडी थाने के सामने रखकर प्रदर्शन किया गया है। हत्या का मुकदमा दर्ज करने की परिजन ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं। मृतक के परिजन व ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। आरोपियों को नहीं पकड़ने पर रोड जाम की चेतावनी देते नजर आए परिजन। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव चौबारा का यह पूरा मामला है। तो हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े नजर आए परिजन। मृतक के परिजन व ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। आरोपियों को नहीं पकड़ने पर रोड जाम करने की चेतावनी परिजनों और ग्रामीणों ने दी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अहम खबर प्रयागराज से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान से संबंधित 18 मामलों पर आज माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। कोर्ट में 2 बजे के बाद सुनवाई शुरू हुई। माननीय कोर्ट ने पिछली प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो भी कमियां हैं उनको पूरी तरह से एफिडेविट सहित सुधार करें, जिससे सुनवाई प्रक्रिया में आगे दिक्कत न हो। अगली सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय ने 12 दिसंबर की डेट नियति की है। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एपी सिंह, दिनेश फलाहारी, महाराज नीतू चौहान, एडवोकेट गौरव पांडे, एडवोकेट मनीष कुमार आदि उपस्थित रहे। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 बजे से पूरी सुनवाई उसमें की है, जिसमें कि जिन लोगों के WS नहीं आए थे उनके लिए कहा गया, काउंटर एफिडेविट नहीं थे उनके लिए कहा गया, और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो अमेंडमेंट करना चाहता है उसमें अपने WS को, तो उनसे अलाउ किया गया कि क्या आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं। अमेंडमेंट पहले तो WS होगा, फिर उसके बाद अमेंडमेंट और कुछ होगा। सूट नंबर 12/21 में दिनेश फलाहारी जी महाराज हैं, जो कि नंगे पैर रह रहे हैं इसी कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को निपटाने के लिए फलाहार पे रह रहे हैं। ये इनके त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी को कहता है। माता रुक्मणी देवी की वंशज नीतू चौहान जी हैं। आज माननीय न्यायालय में जो पिछली एप्लीकेशन पेंडिंग थी उन पर जो कमियां रह गई थी उन पर माननीय न्यायालय ने कहा है कि इन सभी कमियों को पूरा किया जाए। तो मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष की तरफ से जो एप्लीकेशन लगी हुई है और माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की डेट लगा दी है। हम तो यही चाहते हैं, जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बने, क्योंकि मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा किया था। हम लोग कलम की ताकत से न्यायालय के सहयोग से लड़ाई जीतना चाहते हैं। ठीक है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां बिहार में कल पहले चरण के मतदान के बाद सपा नेता आजम खान ने के न्यूज के साथ बातचीत में
अहम बातें कही। आजम खान ने कहा कि तजुर्बेकार लोग चुनाव पर नजर रखे हुए हैं, जो लोग बोल रहे हैं वो इसके लिए जवाब दें। हमने कभी नफरत का नारा नहीं दिया। आजम खान ने कहा कि उनको डरना नहीं चाहिए, उनको हिम्मत बढ़ाना चाहिए। न कटेगा, न कोई काटने की हिम्मत रखता है और न किसी को काटना चाहिए। काटने वाली बात कहां से आ रही है और क्या कुछ कहा आजम खान ने, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी माहौल गर्म है और बिहार की राजनीति को लेकर लगातार जो है बात हो रही है। इस पूरी चर्चा पर बात करने हमारे साथ हैं आजम खान साहब, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि लगातार बिहार चुनाव को जो है टारगेट किया गया और इस बार जो है मतदान में 60% से ज़्यादा जो है मतदान हुए, कैसे देखते हैं कि क्या बदलाव है? क्या ये लोग जो तजर्बेकार लोग हैं और चुनाव के तरीक़ों पर नज़र रखते हैं और ख़ास तौर से मीडिया बंधु, उनका कहना यही है कि कल का पोलिंग कुछ ख़ास निशानदेही करता है और काफ़ी हिम्मत बढ़ी है। जिन्हें आप विपक्ष कहते हैं उनकी और उनके नेताओं की। और आज आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी अखिलेश जी की, जब वो रवाना हुए तो बहुत भरोसे और बहुत उम्मीद के साथ रवाना हुए हैं। और दौरान गुफ्तगू भी उनका कहना यही था कि हालात बड़े पैमाने पर पक्ष में हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। सर, लेकिन इससे पहले भी कई रैलियां ऐसी हुई हैं जिसमें लगातार जो है अब नए नए शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे पहले जब यूपी के चुनाव होते हैं तो कटो के बटो की बात करते हैं, अब वहां पर ये बोला है कि जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। अब देखिए, इसमें जो लोग बोल रहे हैं वही इसके लिए जवाबदेह होंगे। हम लोगों ने कभी नफरत का नारा दिया ही नहीं, हमने कभी कटुता की बात की ही नहीं, हमने कभी नारों से नारों का टकराव किया ही नहीं, कभी राष्ट्रीय गान या वंदे मातरम या और चीज़ों की सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी मुखालिफत की ही नहीं। दिल है जिस पर आ जाए, तो अब दिल पर भी अगर कंट्रोल होने लगेगा और मोहब्बतों के लिए भी शर्तें होने लगेंगी तो लोग मोहब्बतों के रास्ते छोड़ देंगे। फिर तो सारा नफरत का ही कारोबार होगा और नफरत से दुनिया जिंदा नहीं रह सकती, जी नहीं सकती नफरत से। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो राष्ट्रगीत जिसको बोला जा रहा है वंदे मातरम को जो है 150 साल पूरे हो गए, उस पर जो है बोला कि अब जो है भारत जो है कटेगा नहीं, सब एक धारा में, सब पूरा भारत वंदे भारत रहेगा। ना तो देखिए, उन्हें डराना नहीं चाहिए, हिम्मत बढ़ाना चाहिए। ना कटेगा, ना कोई काटने की हिम्मत रखता है, कोई क्यों काटेगा और किसी को क्यों काटना चाहिए? काटने वाली बात कहां से आ रही है? कौन कट गया? वो कटने वालों ने तो कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि वो तो कपड़ों ही से पहचान लिए जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप लगातार जो है शुरुआती दौर से ही संघर्ष किया, वो पूरी संघर्ष की कहानी एक किताब में तब्दील हुई है, कैसे देखते हैं? अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। आज तो लोगों के अंदर बहुत खौफ है, डर है और लोग दिन को दिन कहने से भी घबराते हैं। और इस हिंदुस्तान की कल्पना शायद बापू ने भी कभी नहीं की होगी। अगर बापू ने ऐसे भारत की कल्पना की होती, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना की होती, अगर नेहरू जी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, अगर इन लोगों ने ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना की। धन्यवाद। तो ये थे आजम खान साहब जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि संघर्ष जो है वो बरकरार रहेगा और किसी भी तरीके से जो है जो राजनीतिक सियासी गलियारे में चल रहा है उससे उन्होंने साफ कहा कि ये सियासत है और सियासत जो है ऐसे बरकरार रहेगी, लेकिन संघर्ष जो है वो कहीं समाप्त नहीं होगा। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ रामनीत भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज रायबरेली के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद मौर्य ने बिहार चुनाव और मतदाता सूची के मुद्दे पर विस्फोटक बयान दिए।
पाऊंगा। आज कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं। बिहार में कल पहले चरण का मतदान हो गया है, क्या कहेंगे बिहार में इस बार? आपकी भी जो पार्टी है वो एसी से गठबंधन में है। ये जबकि बिहार तो भाजपा गठबंधन के खिलाफ बह रही है। अब भाजपा सरकार किसी भी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव अपने पक्ष में करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जनता सत्ता पक्ष के खिलाफ है कि पूरे बिहार में इस प्रकार की हवा बह रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने आगरा में फुटवियर मेले के उद्घाटन के अवसर पर उद्योगों की समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए एकल खिड़की अधिनियम लाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस दिशा में गंभीरता से काम चल रहा है और इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहा है, जिसके परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे। मथुरा रोड स्थित आगरा ट्रेड सेंटर पर 17वें मीट 8 आगरा फुटवियर मेले के उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री नंदी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि कोई उद्यमी उद्योग लगाना चाहता है तो उद्योग पूरी तरह से स्थापित करने पर उसे हर संभव सहयोग दिया जाए। मीट एट आगरा का 7वां संस्करण शुरू हो चुका है। अभी उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ है। नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और हमारे सीएडी के चेयरमैन का उनका भी मार्गदर्शन मिला है और जिस भव्यता के साथ भी इस की शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि अगले 3 दिन में आगरा के छोटे आर्टिजन से लेकर के एक बड़े से बड़े एक्सपोर्ट निर्यातक तक मीट आगरा के 17वें संस्करण में आज जो चेयरमैन है जलांग साहब, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा की है और हमने भारत में सबसे अच्छी पॉलिसी बनाई है, उसके लिए उन्होंने खुले मन से प्रशंसा की और यहाँ पर जो उपस्थित पदाधिकारी को अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर एटा से है, जहां नया गांव थाना क्षेत्र के नगला बरी गांव निवासी 50 वर्षीय अधेड़ की सर्पदंश से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुग्रीव पुत्र खरगजीत गुरुवार को आलू की फसल की सिंचाई कर रहा था। इस दौरान खेत में रहते हुए उसे अचानक कोबरा सर्प ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन अनबन में पीड़ित को लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई श्यामवीर सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी नया गांव अनिल कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से, जहां राज्य वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा इटावा संभाग ने कर चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कायमगंज के जौरा रोड स्थित 3 प्रमुख तंबाकू प्रतिष्ठानों पर अचानक छापा मारा है। इस दौरान अभिलेखों में बड़े पैमाने पर स्टॉक की हेराफेरी पकड़ी गई है, जिसके बाद लगभग 91,000 किलोग्राम तंबाकू का स्टॉक सीज कर दिया गया। ये छापेमारी कार्रवाई एसआईबी इटावा के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 डॉक्टर सुरेंद्र मोहन सिंह के कुशल नेतृत्व में की गई है। टीम में ज्वाइंट कमिश्नर संतोष कुमार वर्मा, डिप्टी कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर जितेंद्र कुमार सिंह और फतेहगढ़ की सचल दल टीम में प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर अमित कुमार त्यागी शामिल थे। एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर सुरेंद्र मोहन सिंह ने के न्यूज के संवाददाता सतीश गुप्ता से बात की और बताया कि अनियमितता पाए जाने पर फर्म मालिकों को तत्काल टैक्स और पेनाल्टी की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अनियमित रूप से पाया गया लगभग 91,000 किलोग्राम विभिन्न प्रकार का तंबाकू स्टॉक सीज कर दिया गया है। विभाग द्वारा इस पूरे मामले में अभी अग्रिम कार्रवाई जारी है और अन्य प्रतिष्ठानों की भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई से कायमगंज के तंबाकू कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कल दिनांक 6 नवंबर को एडिशनल ग्रेड 1 एवं मेरे निर्देशन में कायमगंज में हमारी स्टेट जीएसटी की एसआईबी टीम द्वारा, जिसमें हमारे जेसी एसआईबी संतोष कुमार वर्मा जी, डीसी एसआईबी शैलेंद्र सिंह और एसी एसआईबी जितेंद्र कुमार द्वारा 3 फर्मों पर छापामारी की गई है। शिव टोबैको ट्रेडर्स,
साईं ट्रेडर्स, ममता ट्रेडर्स, ये तीनों लोग एक साथ मिलकर व्यापार करते थे और करा पंचर की लगातार सूचना मिल रही थी। रेकी करने पर और उसके पश्चात ये जांच की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर संभल से है, जहां बबराला थाना क्षेत्र के कस्बा बबराला में मकान में संचालित इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने धुआं उठते देखा। गोदाम व गृह स्वामी पंकज गुप्ता को फोन कर मामले की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। बताया गया कि गोदाम में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखे, मोटर व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि कीमती उत्पाद स्टोर थे। पता नहीं कितनी आग लगाई थी, आग लगी है, जो आग लगी हुई है इसमें। आग लग गई? हाँ जी। क्या सामान था इसमें? फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह सब थी इसमें। कितना नुकसान हुआ होगा अंदाजा? 5 लाख रुपए का नुकसान है। अब आग अभी बुझ पाई है? नहीं, अभी बुझा रहे हैं, बुझी नहीं है, बुझा रहे हैं। आग नहीं बुझी अभी, बुझा रहे हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर शहर में नशे के कारोबार को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। ड्रग्स विभाग लगातार उन कंपनियों और मेडिकल स्टोरों पर शिकंजा कस रहा है जो खांसी की सिरप और नींद की गोलियों के गलत वितरण में शामिल हैं। छापेमारी के दौरान विभागीय टीमों को ये चौंकाने वाली जानकारी मिली है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से लाखों की संख्या में नशे से जुड़ी दवाइयां खरीदी गई हैं, लेकिन मेडिकल स्टोरों या होलसेलरों के पास नाम मात्र की दवाइयां मिली हैं। जब अधिकारियों ने पूछताछ की तो बाकी दवाइयां कहां भेजी गई हैं, होलसेलर स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि इन दवाइयों को अवैध तरीके से गलत हाथों में भेजा गया है। इसके बाद ड्रग्स विभाग ने छापेमारी अभियान शुरू किया है। अब तक कानपुर की लगभग 5 कंपनियों पर FIR दर्ज कराई गई है। वहीं ड्रग्स इंस्पेक्टर रेखा सचान ने बताया कि अभियान अभी भी जारी रहेगा और नशे के अवैध कारोबार से जुड़े सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। FIR हमने दर्ज कराएंगे। लखनऊ में एक C&F है इतिका करके, आरपी फार्मास्यूटिकल्स, वहाँ से सूचना मिली। लखनऊ टीम के द्वारा हमें सूचना दी गई कि कानपुर में करीब 7 जगह माल आया, प्रोडक्ट आए हैं उनके। तो जो उन्होंने इनवाइसेस हमें प्रोवाइड कराई लखनऊ टीम ने, उन्हीं फर्म्स पे हमने छापेमारी की और हमारी संयुक्त टीम थी मंडल की, उनके द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी में कुछ जगह पे प्रोडक्ट्स मिले हैं जो नशे में दुरुपयोग होती हैं, सिरप है, नींद की दवा है, मिले कुछ जगह प्रोडक्ट्स, कुछ जगह प्रोडक्ट्स नहीं मिले। पर हाँ, इनके जो लेज़र स्टॉक था कंप्यूटर में, उससे ये पता चला कि हाँ इन्होंने खरीदा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती कुछ युवकों के साथ मिलकर एक युवक की लाठी डंडों से बुरी तरह पिटाई करती दिखाई दे रही है। वीडियो में गोलियों की आवाज़ें भी साफ सुनी जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना थाने की कुछ ही दूरी पर हुई है। वायरल वीडियो में पीड़ित युवक को कुछ लोगों ने अपने घर पर ही बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, जिसमें वह गिड़गिड़ाता और रहम की गुहार लगाता नजर आया। फिलहाल पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के 4 सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें, जमानत याचिका खारिज होने वाले आरोपियों में डॉक्टर अखलाक अहमद, अतीक का बहनोई विजय मिश्रा, अतीक का वकील कैश जो है अतीक का ड्राइवर, नियाज अतीक का नौकर, डॉक्टर अखलाक अहमद इन पर हत्या के बाद
मुख्य शूटर और बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में शरण देने के गंभीर आरोप हैं। विजय मिश्रा पर उमेश पाल हत्याकांड में मुखबिरी करने और साजिश में शामिल होने का आरोप है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए इन सभी आरोपियों को जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं। उमेश पाल हत्या केस में आज माननीय जस्टिस शेखर यादव जी की कोर्ट से चारों अभियुक्त की बेल खारिज हुई है, जिसमें अतीक अहमद के बानोई, उनका नौकर और उनके वकील का। क्या सुनवाई हुई दोनों पक्षों की तरफ से? दोनों पक्षों की तरफ से ये था कि उनका ये आर्गुमेंट था कि चारों का नाम FIR में नहीं है। उनके यहाँ पहले नौकरी करते थे, आज की डेट में नौकरी छोड़ चुके हैं दोनों। बात करेंगे अगली अहम खबर की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इटावा के KK डिग्री कॉलेज में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी और चुनावी प्रक्रिया पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि देश में वोट चोरी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की हार तय है। प्रोफेसर यादव ने अपने संबोधन में कहा, वोट चोरी तो हो ही रही है। बिहार के चुनाव में लोग वोट नहीं डाल पाए हैं और लौटकर वापस आ गए। जिंदा लोगों के वोट काट दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए सीधे तौर पर रिश्वत दे रही है, जिसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बिहार चुनाव में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने की बात कही। वोट चोरी तो बहुत दिख नहीं रहा। आप कल वोट नहीं डाल पा रहे लोग, तो लौट के आ रहे जिनके वोट नहीं बना काट दिए गए, सब जिंदा है, कह रहे मर गए। एक भी मिला उन्हें? लोगों ने पत्रकारों से पूछा तो जवाब दे पाए देश के गृह मंत्री? नहीं दे पाए। अच्छी देखिए, जब भी ज्यादा वोटिंग होती है तो वो सत्ता के खिलाफ होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है। यही समझ लीजिए संकेत है कि बीजेपी जा रही हो। अब बात करेंगे अगली खबर की। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात माह मनाया जा रहा है। इस दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस आयुक्त द्वारा 2023-24 में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर उनका अध्ययन कर उनकी समीक्षा की गई। डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने बताया कि देश के 100 जिले और उत्तर प्रदेश के 20 जिले ऐसे हैं जहां सड़क दुर्घटनाएं सर्वाधिक हैं। इनमें कानपुर शहर भी शामिल है। कानपुर को जीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट के रूप में चिन्हित किया गया। शहर में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को क्रैश प्रोन लोकेशन के रूप में टारगेट किया गया है। साथ ही क्रिटिकल कॉरिडोर भी पहचाने गए हैं। इन क्रिटिकल कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले स्थानों में क्रिटिकल कॉरिडोर टीम गठित की गई जाएगी, जिसमें एक उप निरीक्षक रैंक के अधिकारी और 4 हेड कांस्टेबल शामिल होंगे। ये टीमें सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाओं के कारणों की जांच और सर्वे का कार्य करेंगी। थानों में जिस तरह मिशन शक्ति और साइबर टीम संचालित होती है, उसी तरह अब सड़क सुरक्षा के लिए विशेष टीमें कार्य करेंगे। ट्रैफिक विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नगर निगम, KDA और PWD के बीच आपसी समन्वय बनाकर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरे प्रदेश में यातायात माह के रूप में इसको मनाया जाता है। उसी क्रम में कानपुर में भी हम लोगों ने यातायात माह का शुरुआत विधिवत 3 तारीख को रिस्पेक्टेड CP सर के द्वारा शुभारंभ इसका किया गया था। उसमें सभी कानपुर के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। सभी स्टेक होल्डर्स जो ट्रैफिक से रिलेटेड है, सड़क सुरक्षा से रिलेटेड है, सभी लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष एजेंसियों ने राज्य में सुरक्षा अपराध पर लगाम लगाते हुए 2 बड़ी गिरफ्तारियां की हैं। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान IG कानून व्यवस्था LR कुमार ने इन सफलताओं की जानकारी दी। यूपी पुलिस के IG LR कुमार के अनुसार ATS ने जनपद सहारनपुर निवासी बिहाल खान को गिरफ्तार किया। ये शख्स आतंकी संगठन अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सक्रिय सदस्य था और इसके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। IG LR कुमार ने बताया कि आरोपी विहाल खान के मोबाइल की जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। ये शख्स 400 से ज़्यादा पाकिस्तानी नंबरों के सीधे संपर्क में था। आरोपी के मोबाइल से मिले इनपुट के मद्देनजर यूपी ATS ने उसे और अधिक जानकारी निकालने के लिए 9 दिन की रिमांड पर लिया है। STF यूपी और जनपद आजमगढ़ द्वारा आज एक पुलिस एक्शन में एक 50,000 का इनामी है, वो उनका मृत्यु हुआ है। उनका नाम है वाकिफ, 34 इयर्स के हैं, सन ऑफ निवास, फुलपुर आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ 3 दर्जन के ऊपर केसेस है। चोरी, लूट, धोखाधड़ी, अवैध गौ तस्करी के मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत है। और
इस पुलिस एक्शन के माध्यम से 1 12 बोर के वेपन, 1 रिवॉल्वर, 1 तमंचा और 1 पिकअप वाहन, उसमें 4 गाय के साथ बरामद किया गया है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कमिश्नर के निर्देशन में गोंडा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेक्टर 24 थाना पुलिस ने सूने पड़े घरों और दुकानों को निशाना बनाने वाले एक अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सरगना सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सक्रिय चोर गिरोह के क्षेत्र में ये गिरोह घूम रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए सेक्टर 24 थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 11 के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया। पुलिस ने मौके से अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया। पुलिस के अनुसार यह गिरोह काफी समय से सक्रिय था। इनके पकड़े जाने से क्षेत्र में हुई चोरी की कई बड़ी वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। पुलिस अब इन अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास और गिरोह के जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं